हेलो बच्चों, हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अब हम सीखने वाले हैं संख्याओं की विभाजकता की जांच करना। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखेंगे, तो आप एंड तक जरूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, ऐसी ही वीडियो आप तक समय समय पर पहुंच सके। तो अभी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल नोटिफिकेशन को ऑन, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसे। संख्या यानी कि क्या संख्या जो 38 लिखी हुई है संख्या 2 से विभाजित है। तो हम सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, विभाजित का मतलब क्या होता है। विभाजित का मतलब ये होता है कि हम जब 2 का भाग 38 में लगाएंगे तो क्या पूरा का पूरा जाएगा, यही है विभाजितता का नियम। मतलब हम किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो पूरा का पूरा भाग जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि विभाजित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, क्या यहाँ 4 से विभाजित है, क्या यहाँ 5 से विभाजित है। तो यहाँ पर देखो, जो 38 को वास्तविक रूप में इस संख्याओं से भाग देने पर हम प्राप्त करते हैं कि यह 2 से क्या है, विभाजित हैं, परंतु 4 और 5 से विभाजित नहीं है। मतलब 4 का भाग और 5 का भाग पूरा का पूरा 38 में नहीं जाता है। तो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि आप यहाँ पर भाग देके देखते हैं 38 में हम 2 का जब भाग लगाते हैं तो 2 का भाग लगाओ आप, यानी कि 2 का पारा कितनी बार बोलोगे कि आपके पास 3 आएगा, 3 से कम, यानी कि एक बार। तो कितने आए, आपको 1 ऊपर लिखना है और 2 नीचे लिखना है। तो अब यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, कितना रहेगा, 1। उसके बाद जो 8 ऐसे कैसे उतारेंगे। अब आपको 2 का पारा बोलना है कि 18 आ जाए या 18 से कम, यानी कि 2 का पारा कितनी बार बोलोगे, 9 बार बोलोगे। 9 बार बोलने पर 18 आ जाएंगे, तो आपको 18 यहाँ पर लिखना है और माइनस करने हैं। तो 18 में से 18 गया तो 0 बचा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 19, यानी कि यहाँ पर 2 का भाग 19 बार गया, वो भी पूरा का पूरा। यहाँ पर 5 का भाग लगाओगे और 4 का भाग लगाओगे, पूरा का पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने विभाज्य का मतलब समझ लिया। ठीक है ना। अब देखते हैं, आइए देखते हैं कि क्या हम कोई प्रतिरूप यानी कि पैटर्न याद कर सकते हैं जिसे हम बता सकें कि कोई संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 या 11 से विभाजित है या नहीं। हम इसका क्या पता लगा सकते हैं, वो हमें देखना है। यानी कि ये हम देख पाए कि 2 का भाग किस संख्या में जा रहा है, हम ये देख पाए कि 3 का भाग किस संख्या में जा रहा है, हम ये भी देख पाए कि 4 का भाग किस संख्या में जा रहा है, हम ये देख पाए कि 5 का भाग किस संख्या में जा रहा है, हम ये देख पाए कि 6 का भाग किस संख्या में जा रहा है, या फिर हम ये भी देख सकें कि 8 का भाग किस संख्या के अंदर जाएगा, या हम ये भी देख सकते हैं कि 9 का भाग किस संख्या में जाएगा, और यहाँ पर 10 का भाग किस संख्या के अंदर जाएगा और 11 का भाग किस संख्या के अंदर जाएगा, ये भी हम देख सकते हैं। यानी कि इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाइए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 10 से विभाजकता, यानी कि 10 का भाग किस किस संख्या के अंदर जा सकता है, ये हमें पता लगाना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो, कोई लड़की है सारू नाम की, जो 10 के गुणजों में, यानी कि जो 10 का गुणज का मतलब होता है 10 का पहाड़ा। तो आप यहाँ पर ये 10 का पहाड़ा देख पा रहे हो। ठीक है, इन्होंने सार्थक लिखा हुआ है। वो देख रही थी, उसने इस संख्याओं में एक कनिष्ठ यानी कि कॉमन गुण देखा। यानी कि क्या गुण देखा, वो आपको अभी दिख जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि वह गुण क्या है। इनमें प्रत्येक के इकाई के स्थान पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ प्रत्येक इकाई के स्थान पर आपको नजर में आ रहा है 0। जब प्रत्येक इकाई के स्थान पर आपको 0 नजर में आता है तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पर
10 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो आप यहाँ पर 100 लेके देख सकते हो, या फिर आप 200 देख सकते हो, या फिर कोई दूसरी संख्या जैसे कि ये भी संख्या हो गई। तो यहाँ पर भी 10 का भाग पूरा का पूरा जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपने समझ लिया कि 10 का भाग हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो 10 का भाग आपको इकाई स्थान पे 0 अंक देखना है। जब 0 अंक होगा तब हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर 10 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने और संख्या इन्होंने लिखी हुई है, जैसे कि 100 हो गया, 1000 हो गया, 3200 हो गया, 7010 हो गया। उसने यहाँ भी याद किया कि ये सभी संख्याएं 10 से विभाजित हैं, यानी कि आपको देखना है कि ये सभी क्या 10 से विभाजित है, मतलब 10 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो यहाँ पर आप इकाई स्थान पर क्या देख पा रहे हैं? तो यहाँ पर इकाई स्थान पर आप देख पा रहे हैं 0 है, और यहाँ पर इकाई स्थान पर क्या देख पा रहे हैं आप 0, और यहाँ पर इकाई स्थान पर 0, और यहाँ पर भी 0। तो इसलिए यहाँ पर 10 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। आप अपनी कॉपी में कुछ लिखना चाहते हैं, एक लाइन या पॉइंट बनाकर, तो आप ये वाली जो लाइन है पूरी की पूरी आप अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए। यहाँ लिखा है, यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर अंक 0 हो तो वह 10 से विभाजित होती है। चलिए, क्या आप 100 से विभाजितता का कोई नियम ज्ञात कर सकते हैं? यानी कि 100 से विभाजितता का कोई नियम याद कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। 100 में और किस किस का भाग जा सकता है वो कह रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं 5 से विभाजितता का नियम, यानी कि 5 से विभाजित होगी कोई संख्या या नहीं। यहाँ पर मनी ने संख्याओं यानी कि 5, 10, 15, 20 जो है रोचक एक प्रतिरूप बनाया है, या फिर कह सकते हैं कि 5 का गुणज लिखा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 5 का पाड़ा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक रोचक चीज क्या देखने को मिल रही होगी कि देखो इकाई के स्थान पर आपको नजर में आ रहा होगा कि 0 होगा या 5 होगा, ये आपको नजर में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो जो ये संख्या है, इस प्रकार से कोई संख्या आ जाए तब हम ये कह सकते हैं कि ये 5 से विभाज्य है, यानी कि 5 का भाग पूरा का पूरा जाता है। उसने 5 से विभाज्य कुछ और संख्या ली, यानी कि कुछ और संख्या ली, जैसे कि आप 105 देख पा रहे हो, 215 देख पा रहे हो, 6205 देख पा रहे हो, और 3500 देख पा रहे हो। तो यहाँ पर इनके जो इकाई के स्थान पर कोई नंबर्स हैं वो आप देखोगे, तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक दिख रहा है आपको वो देखोगे, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, और आगे और 5 है, तो यहाँ पर ही 5 है। तो देखो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 और 5 आ रहा है, तब हम यहाँ पर 5 का भाग पूरा का पूरा जाएगा, और यहाँ पर हम 5 का भाग लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप 23 देख पा रहे होंगे, 56 देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर 97 देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है 5 से भाग देने का प्रयत्न किया, क्या वह ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा, यानी कि ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा क्या भाग दे पाएंगे, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखना चाहते हो अपने नोट के रूप में, तो यहाँ से आप यहाँ तक, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, और उदाहरण के तौर पर आप कुछ लिखना चाहते हो तो इन चीज़ों को आप, जैसे कि ये संख्या आप लिख पाओगे ये वाली। तो यहाँ पर आप एक बार पढ़ लेते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप ये वाली जो संख्या लिखी हुई है बहुत बड़ी है, जैसे कि इकाई, 22, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 17,50,000, 125 लिखा हुआ है, तो ये 5 से विभाजित होगी, यानी कि इसमें क्या 5 का भाग जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इकाई के स्थान पर जो अंक है वो देखना है। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या अंक है, तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर
5 है तो यहाँ पर 5 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 2 से विभाजितता की जांच करते हैं। तो यहाँ पर 2 से विभाजितता की जांच हम कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर आगे मैं बताता हूँ कि यहाँ पर कुछ संख्या लिखी है, इस आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो 10, 12 और 14, 16 ये बोनस दिख रहा है किसी का, यानी कि 2 का बोनस ही है। तो यहाँ पर ये आगे भी आप संख्या देख पा रहे हैं, जैसे कि 2410, 4356 और ये 1358, जैसे ये कोई नंबर आपको दिख रहे हैं। तो इसके इकाई के स्थान पर आप कौन सा अंक देख पा रहे हैं, उसको आप थोड़ा गौर करने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए। ये वाले कुछ नंबर्स कह रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पर देखो इकाई के स्थान पर 0, 2, 4 और 6 और 8 ऐसा कोई भी अंक आता है, तब हम 2 का भाग पूरा का पूरा यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है कि इकाई के स्थान पर क्या क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लाइन कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 से में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है, यानी कि कोई भी अंक आ जाए इनमें से, वो भी इकाई के स्थान पर। इकाई स्थान का मतलब आप ये कह सकते हो कि लास्ट, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2, 6, 8, 1 और 6, तो ये वाला अंक इधर लास्ट में आप देखोगे ना, इसको हम कहते हैं इकाई अंक। ठीक है ना, इकाई अंक कहते हैं, तो इसको हमें देखना है। तो आपने अभी सीख लिया कि 2 का भाग हम किन किन संख्या में दे सकते हैं। तो इकाई के स्थान पर कभी भी 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, तब आपको 2 का भाग देना है और वहां पर 2 का भाग पूरा का पूरा जाएगा ही जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर 3 से विभाजितता, यानी कि 3 से विभाजित कौन सी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ लेंगे और समझ लेंगे इसको। 3 से विभाजितता के लिए क्या आप कोई प्रतिरूप या इकाई स्थान में देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इकाई के स्थान पर समान अंक होने पर वह 3 से विभाजित हो भी सकता है या नहीं भी। यानी कि जैसे कि आप देखोगे, जैसे कि एक समान है, 3, 3 है, तब हम 3 का भाग इसमें पूरा का पूरा जाएगा, या फिर 9, 9 है, इसमें पूरा का पूरा भाग जाएगा। परंतु ऐसा भी हो तो इसमें पूरा का पूरा कहाँ भाग जा रहा है, तो यहाँ पर भाग पूरा का पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, तो कौन सी कंडीशन बनेगी, तो उसको हम समझते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर मैं ये रब करता हूँ एक बार। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 27, क्या 27 में 3 का भाग जाएगा? यहाँ पर ये वाला नंबर 27 में 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 17 में 3 का भाग जाएगा, यहाँ पर फिर 37 में 3 का भाग जाएगा क्या, ये हमको देखना है। तो यहाँ पर 17, 37 और इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इसका हम पता करते हैं। तो यहाँ पर 27 में देखते हैं, तो पहला पॉइंट उठाते हैं 27। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 + 7 करना है। जब 2 + 7 करोगे कितना आएगा, 2 + 7 करने पर आ जाएगा हमारे पास 7 और 8 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इसका जो रूल्स कहता है हमें कि जब हम कोई भी जो अंक दे रखे होते हैं, संख्या के अंदर जो अंक होते हैं वो दे रखे होते हैं, उनको जब हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर या 3 का गुणज आना चाहिए या 3 के पहाड़े का कोई भी नंबर आना चाहिए, तब हम 3 का भाग वहाँ पर पूरा का पूरा जाएगा। ये नियम हमें कहता है। तो आप यहाँ से कुछ भी नोट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेलिटी की हुई है, जैसे कि यहाँ पर देखो 2 + 1 क्या है, तो 3 आया,
3 + 6 किया है तो कितना आया, ये वाला नंबर उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे, ये वाले आप यहाँ पर देखेंगे तो 21 देखो यहाँ पर 2 + 1 करो तो हमारे पास कितना आता है, 3 आता है। तो यहाँ पर क्या है, 3 का भाग जाएगा। अब इसके बाद हम देखें तो 36 है, तो यहाँ पर देखो 3 + 6 करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 में क्या 3 का भाग जाएगा, तो हाँ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो कि 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसलिए हम आगे जाते हैं और यहाँ पर आप कुछ नोट के रूप में लिखना चाहते हो तो यहाँ पर ये वाली लाइन जरूर लिख दें। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यानी कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, यानी कि 3 के पाड़े का कोई भी नंबर हो तो वहाँ 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर ये वाले नंबर्स आप देखोगे करके। अब हम देखते हैं 6 से विभाजितता का नियम। क्या आप कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हैं, यानी कि आपको क्या देखना है कि ऐसी संख्या जो 2 से, यानी कि 2 का भी भाग जाता हो और 3 से भी भाग जाता हो, ऐसी कोई संख्या हमें देखनी है। ऐसी संख्या जैसे कि 18, जो 18 है, क्या संख्या 18 यानी कि 2 × 3 गुणनफल यानी कि 6 से विभाजित होती है, होगी, हाँ होगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि 18 के अंदर क्या 2 का भाग पूरा जाएगा, क्या 3 का भाग पूरा जाएगा, तो हाँ जाएगा। तब उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 6 का भाग लगा सकते हैं। जैसे कि हम 12 की बात कर रहे हैं, ये 12 है, तो 12 में हम भाग लगाते हैं तो 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार। जब हम इसमें 3 का भाग लगाते हैं तो 3 का भाग लगाते हैं यहाँ पे 12 में, तो 1 तारीख बनता है, इससे 3 तारीख 9, 4 तारीख 12 है, तो ये 4 तारीख 12 है। तो यहाँ पर देखो कि 3 का भाग गया पूरा का पूरा और 2 का भाग पूरा का पूरा गया। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें 6 का भाग हम लगा सकते हैं। तो 6 का भाग लगा के देखो, 12 में 6 का भाग 1 संग 2 संग 12, तो कितनी बार गया, 2 बार गया। तो विभाजितता का मतलब 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल तरीका, वहां पर हमें 2 का भाग जाना चाहिए पूरा का पूरा और 3 का भाग पूरा का पूरा जब जाता है तब हम वहां पर 6 का भी भाग पूरा का पूरा जाएगा, ठीक है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से कुछ भी नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो ये आपकी किताब के अंदर है ऑलरेडी, उसे लिख लेना। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको आप देखोगे, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है यानी कि हो, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। तो ये वाली लाइन भी आप नोट कर देना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ऐसी संख्या जरूर ढूंढ के कमेंट सेक्शन में डाल देना कि 2 से भी विभाजित होती हो और 3 से भी विभाजित होती हो, और उसके बाद तो फिर वो 6 से विभाजित होगी ही होगी। हम आगे बढ़े तो यहाँ पर देखते हैं 4 से विभाजितता का नियम। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पे लेके चलता हूँ। जो दूसरी चीज़ें दिख रही है वो तो आप पढ़ ही लोगे। तो यहाँ पर देखो 212 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1936 लिखा हुआ है। तो इसको आप, इस संख्या को आप देख पा रहे होंगे। तो क्या कह रहा है ये, हमें वो एक बार पढ़ना है। क्या आप 3 अंकों की, हाँ पहली बात क्या करोगे, आप 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो 4 से विभाजित है। आपको क्या करना है, 3 अंकों की ऐसी संख्या बतानी है जो 4 से विभाजित होती हो। हाँ ऐसी एक संख्या 212 है। कौन सी है, 212 है। अब कोई 4 अंकों की संख्या बताओ जो 4 से विभाजित हो, ऐसी संख्या कौन सी है, 1936 है। यानी कि 3 अंकों की बात की और
4 अंकों की हमने बात कर ली। तो यहाँ पर आप कुछ और पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट वो हम पढ़ें। तो यहाँ पर देखो 3 या अधिक अंकों की एक संख्या, क्या बोल रहा है, एक संख्या 4 से विभाजित होगी। यानी कि हमें देखना है 3 या अधिक अंक। आपको क्या देखना है, 3 या अधिक अंक देखने हैं। अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाजित होती है। ठीक है, तो आपको 3 या 3 से ऊपर वाले अंकों को देखना है और 4 से विभाजित होता है ये कह रहा है। तो किस कंडीशन में होता है वो भी देख लेते हैं। यदि उनके अंतिम 2 अंकों यानी कि इकाई और दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। इस नियम की जांच 10 और उदाहरण लेके करिए। तो आप ऑलरेडी कर लोगे, वैसे भी आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो वैसे इसको हल कर लोगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ बता भी देता हूँ थोड़ा बहुत कि क्या कह रहा है ये नियम। तो हम पहला पॉइंट लिखें। तो यहाँ पर 4 6 1 2। अब हमें देखना है कि इकाई ये वाला, दहाई ये वाला, क्या इन दोनों अंकों को मिलाकर हम क्या 4 का भाग यहाँ पर दे पा रहे हैं। 4 का भाग हम दे पा रहे हैं क्या यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो जो 12 है 4 के पाड़े में आता है, मतलब 1 चौक 2 चौक 8 3 चौक 12। तो हम कह सकते हैं 3 बार आ रहा है। तो ये जो है संख्या 4 से पूरी की पूरी विभाजित होगी। अब हम आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण, जैसे कि 35 और 16। तो यहाँ पर इकाई और दाई ये दोनों अंक हैं। तो ये क्या 4 के पाड़े में आते हैं। तो हाँ, ये क्या है, 4 के पाड़े में आते हैं, इसलिए इसमें 4 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। किसमें, इस चारों अंकों में पूरा का पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। तो आप कुछ लिखना चाहते हैं तो ये वाली जो लाइन है जरूर लिख लेवे अपने कॉपी के अंदर। तो अब यहाँ पर जो देख पा रहे हो 1 या 2 अंकों की संख्या की 4 से विभाजितता की जांच वास्तविक रूप में 4 से भाग देकर की जानी चाहिए। यानी कि ये वाले है ना, 1 अंक होगा या फिर 2 अंक होंगे, उस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि हम सीधा 4 का भाग देकर ही पता कर सकते हैं। और आप ये देखते हैं कि हमारे पास 3 से अधिक अंक आते हैं, उस कंडीशन में हम पीछे वाले जो अंक हैं इकाई और दाई के स्थान पर उसको हम भाग देके देखेंगे। हाँ, भाग पूरा जाता है तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इन चारों अंकों के अंदर 4 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। 8 से विभाजितता का जो नियम हमें क्या कहता है। क्या संख्या 1000 2000 यानी कि 2104 या फिर 1416 संख्या 8 से विभाजित हैं। ये कह रहा है हाँ, ये 8 से विभाजित हैं। तो कौन सी कंडीशन लागू हो रही है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं इन संख्याओं के इकाई, दाई और सैकड़ा, यानी कि आपको क्या क्या देखना है, इकाई, दाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्याएं क्रम से 0 यानी कि 3 0, उसके बाद 104, उसके बाद 416 है। ये तीनों संख्याएं भी 8 से विभाजित हैं। ऐसी कुछ और संख्या ज्ञात कीजिए जिनके इकाई, दाई और सैकड़े के स्थानों के अंकों यानी कि अंतिम 3 अंक के बनी संख्या 8 से विभाजित हैं। यानी कि ऐसी आपको संख्या देखनी है कि पीछे से जो 3 अंक हैं वो 8 से विभाजित, मतलब कि यहाँ पर 8 का जो भाग है पूरा का पूरा जाता हो, वो 8 से भी विभाजित होगी। यानी कि अंक ज्यादा हो सकते हैं, 5
उसके बाद 10 की बात करें तो, या 6 की बात करें तो अंक हो सकते हैं, परंतु हमें पीछे के 3 अंक देखने हैं और उसके बाद हमें 4 का भाग लगाना, सॉरी 8 का भाग लगाना है और वहाँ पर पूरा जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये 8 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए आप ये वाले जो अंक देख पा रहे होंगे संख्याएं, जैसे कि 9,216 है, 8,216 है, फिर 7,216 है और उसके बाद 10,216 है, फिर उसके बाद है यहाँ पर इकाई, 22, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 99 लाख और 95,216। इन संख्याओं में आप पाएंगे कि ये संख्या स्वयं भी 8 से विभाजित है, यानी कि आप जो पीछे वाले अंक देखोगे तो उसमें 8 का भाग पूरा का पूरा जाएगा, तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो आप इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में आप एक लाइन लिखना चाहते हो तो वो भी आप ज़रूर लिखें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं कि 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाजित होती है, यानी कि 4 अंकों से हमें ऊपर की संख्या लेनी है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि उदाहरण जो थे, यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लास्ट के जो 3 अंक हैं वो 8 से विभाजित, मतलब कि 8 का भाग पूरा का पूरा जाता हो, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 7 अंक या फिर 5 अंक का जो संख्या दे रखी है उसमें भी पूरा का पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। तो ये वाली लाइन आप नोट कर दीजिए 8 से विभाजित का के नियम के लिए। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है 1, 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं की 8 से विभाजितता की जांच वास्तविक रूप से भाग देकर की जाती है। ठीक है, तो भाग देकर ही की जाएगी। तो चलिए अब हम फाइनली चलते हैं कि 9 से विभाजितता का नियम हमें क्या कहता है। तो यहाँ पर 9 से विभाजितता यानी कि 9 के गुणज, आप 9 के गुणज का मतलब ये समझ सकते हो कि 9 का पहाड़ा। तो यहाँ पर ये पूरा क्या है, 9 का पहाड़ा है, 9, 18, 27, 36, 43, 54, ये ठीक है। तो यहाँ पर संख्या 9 से विभाजित है, यानी कि ये क्या है, संख्या 9 से विभाजित है। कुछ अन्य संख्याएं जैसे कि 4608 और 5283 भी हैं जो 9 से विभाजित हैं। क्या आप इन संख्याओं के अंकों के योग में कोई प्रतिरूप देखते हैं, यानी कि आप प्रतिरूप का मतलब कोई पैटर्न देख पा रहे हैं क्या इसमें? जैसे कि आप यहाँ पर 18 जो देख रहे हो, आप 1 प्लस यानी कि इन दोनों अंकों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, यानी कि 8 और 1 को जोड़ने पर आपके पास 9 आ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर 27 है, 27 को जैसे कि 2 और 7 को जोड़ोगे, जैसे कि 2 प्लस 7 तो जोड़ोगे कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे 11 है, तो हम यहाँ पर 27 ले लिया, इसको भी लेते हैं तो यहाँ पर भी 9 ही आएगा। तो जैसे कि हम किसको जोड़ रहे हैं, ये दोनों अंकों को, जैसे कि 6 और 3 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 9 आता है, ये वाले नंबर। और उसके बाद जो देखें तो यहाँ पर 54 है, फिर ये वाला नंबर है, फिर आगे और नंबर है। तो यहाँ पर इन नंबरों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है कि 9 का गुना जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम 9 का भाग लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इनमें से 9 योग 9 से विभाजित है, तो यहाँ पर ये वाली संख्या 9 से विभाजित नहीं है। ठीक है, इसको हम जोड़ने पर हमारे पास कितना था, 20 आता है, तो हमें 9 से विभाजित नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं 9 का गुणज भी नहीं आ रहा है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि 9 से विभाजित होगी। तो चलिए आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना चाहते हो तो यहाँ से ये लिख सकते हो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित
हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यानी कि ऐसी कोई संख्या जो कि हम जोड़ेंगे उनको, तो जोड़ने पर 9 की पहाड़े का कोई भी नंबर आ जाता है, तब उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि यह 9 से विभाजित है, यानी कि 9 का पहाड़ा पूरा का पूरा जाता है। तो हम कहते हैं 9 से विभाजितता का नियम यहाँ लागू होता है। अब फाइनली हम अंतिम नंबर रहा है विभाजितता का नियम की बात करें तो 11 से विभाजकता, यानी कि संख्याओं 308, 1331 और उसके बाद 61,809 में प्रत्येक संख्या 11 से विभाजित है। यानी कि ये जो कह रहा है कि ये वाली जो संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या जो 11 से विभाजित है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर कैसे है और क्यों है इसको समझते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि दाएं से पहले क्या करना है, विषम स्थान जैसे कि 8 और 3 को जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 11। और उसके बाद दाएं से सम संख्याओं के अंकों का योग, तो यहाँ पर 0 जा रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तो आपने विषम संख्या में से सम संख्या माइनस कर लेना है, तब आपके पास आना चाहिए या 11 आना चाहिए, या फिर 11 का गुना जाना चाहिए, या फिर 0 आना चाहिए। इन तीनों में से कोई नंबर आता है तब आप 11 का भाग कह सकते हो कि पूरा का पूरा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी देखो कि 1 3 को जोड़ा 4 हुआ, उसके बाद वापस 3 1 कितना हुआ, 4 4 4, तो 4 में से 4 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तब हम ये कह सकते हैं कि 11 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखो 9 8 और 6, तो इनको जोड़ेंगे 23 आएगा। और उसके बाद और सम संख्या के स्थान पर है 0 1, तो 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब 23 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 22। जो 22 आया है वो 11 का गुणज है, तो मतलब 11 के पाड़े में आता है, तो इसलिए इनमें 11 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। आप कुछ लिखना चाहते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में, तो यहाँ पर ये वाली लाइन जरूर लिखें। किसी संख्या की, जैसे कि किसी संख्या की 11 से विभाजितता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम संख्या के अंकों के योग का अंतर, यानी कि माइनस करना, ज्ञात किया जाए। यदि अंतर क्या हो जाए, अंतर 0 हो या 11 हो तो विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि या 11 का गुणज होना चाहिए या 0 आना चाहिए, तब जाके ये विभाजित होगा, यानी कि यह नियम लागू हो सकता है। वहाँ पर हो नहीं सकता है, ये होगा ही होगा। ठीक है, तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं सार्वग गुणनखंड और सार्वग गुणज के बारे में। तो वास्तव में ये चीज़ें क्या होती हैं, तो आप समझ पाएंगे कि जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दे रखा है 4 और 18। तो जो 4 और 18 है, जैसे कि 4 के गुणनखंड की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किस किस नंबर्स का भाग 4 के अंदर जा सकता है, जैसे कि 1 का 2 का और 4 का भाग जा सकता है। उसके बाद 18 में बात करें तो किस किस का भाग जा सकता है, तो 1 का 2 का 3 का 1 का 9 का और 18 का भाग जा सकता है। तो अब देखो इस जो यहाँ गुणनखंड किया और यहाँ पर गुणनखंड किया, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, मतलब कि जो इसमें भी आ रहा हो और जो इसमें भी आ रहा हो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर जो 1 और जो 2 है जो दोनों में आ रहा है। जैसे कि 4 और 18 के अंदर की बात करें तो 1 और 2, यानी कि 1 यहाँ पर भी आ रहा है, 1 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर। उसके बाद कोई कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब कि दोनों के अंदर बराबर नहीं आ रहा है। जो ये जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं उसे हम कहते हैं सार्वग गुणनखंड या फिर उगनिष्ठ। ठीक है, यहाँ पर आगे जो ये सवाल दे रखे हैं इनको हमें करना है।
तो 8 की बात करें तो यहाँ पर 8 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा, नहीं 7 का भी नहीं जाएगा, फिर 8 का भाग जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर पे बात करें तो 20 की, तो 20 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जाएगा, उसके बाद 20 का जाएगा। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो 1, 2 और 4 जो क्या है उपनिष्ठ है, जो इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। तो इस नंबर्स को हम क्या कहते हैं, सार्वगुणनखंड। गुणनखंड जैसे कि यहाँ पर क्या क्या आया है, यहाँ पर आया है हमारे पास 1, 2 और 4। तो यहाँ पर ये वाले भी नंबर्स हम देखते हैं, जैसे कि बी वाला है, हम 9 की बात करें तो 9 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, सीधा 9 का जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 15 में, तो 15 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा, फिर 5 का भाग जाएगा, 6 का नहीं जाएगा और 10 का भी नहीं जाएगा, फिर सीधा 15 का जाएगा। तो यहाँ पर सार्वगुणनखंड की बात करें तो क्या आएगा, तो यहाँ पर सार्वगुणनखंड की बात करें सार्वगुणनखंड यहाँ पर आ जाएगा 1, 3। अब यहाँ पर हम आगे देखें, जैसे कि 4 और 15 के क्या करना है हमें, सार्वगुणनखंड क्या है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर इन दोनों में संख्याओं के केवल एक ही सार्वगुणनखंड है, तो ये कह रहा है एक ही सार्वगुणनखंड। जब ये एक ही जो सार्वगुणनखंड होता है तो उस कंडीशन में इसको हम क्या कहते हैं, तो दो संख्या जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड यानी कि एक ही क्या है सार्वगुणनखंड होता है, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, या फिर हम को-प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 4 और 15 की हमने बात की, तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्या यानी कि को-प्राइम नंबर्स। अब बात करें तो यहाँ पर आप 4, 12 और 16 के सार्वगुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने सार्वगुणनखंड सीधे याद करना है, सीधे इन्होंने उदाहरण के तौर पे लिख के रखा है। 4 के गुणनखंड कितना है, 1, 2 और 4 है। उसके बाद 12 के 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है। उसके बाद हम बात करें 16 के गुणनखंड की बात करें तो यहाँ पर 1, 2, 4, 8 और 16 है। अब इनमें से जैसे कि 4, 12 और 16 के जो हम सार्वगुणनखंड की बात करें तो क्या होगा, कॉमन हमें देखना है। जैसे कि 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 और उसके बाद 4 भी हैं। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 ये क्या हो जाएंगे, हमारे सार्वगुणनखंड हो जाएंगे। और ये वाले जो सवाल आपको दे रखे हैं ये आपको खुद को करने हैं, ठीक है। कॉपी में ज़रूर करके मेरे को कमेंट कर देना, क्योंकि जो वीडियो है लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए हम यहाँ पर अभी इसको स्किप करते हैं। अब यहाँ पर 4 और 6 के गुणज क्या है, यानी कि गुणज का मतलब होता है एक पहाड़ा, सिंपल तरीका है। गुणज का मतलब पूरा हम पहाड़ा बोलते हैं ना, वही नंबर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 के गुणज की बात की तो 4 के बाद कितना था 8, 8 के बाद कितना था 12, 12 के बाद कितना था 16, 16 के बाद 20। ये इस प्रकार से गुणज है। तो आगे और आप लिख पाओगे, ठीक है। 6 का गुणज भी कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 12 और 24 ये वाला भी गुणज ही है, तो इसको भी आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो
4 और 6 उपनिष्ठ या चार्व गुणनखंड कहलाते हैं। यानी कि जो 4 और 6 हैं, यानी कि जो 4 और 6 किस प्रकार से, और ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उपनिष्ठ या चार्व गुणनखंड कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो 4 है और 6 है, तो इसमें से और इसमें से कोई आ ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर कुछ अभी कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हम आगे की स्लाइड पे चलते हैं। और यहाँ पर भी सब किया हुआ है, तो इसको आप देख पाएंगे, जैसे कि 3, 5 और 6 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सार्व गुणनखंड आप याद ही कर पाओगे, जैसे कि इन्होंने 3 के गुणज लिखे हुए हैं पूरे के पूरे, उसके 5 के गुणज लिखे हुए हैं, 6 के गुणज लिखे हुए हैं। तो इसमें से आपको क्या देखना है कि ऐसा नंबर जो कि 3, 5 और 6 के तीनों में आता हो, जैसे कि 30 आएगा, 60 आएगा और 90 आएगा। इसको हम कह सकते हैं कि गुणज को कहीं भी आगे तक आप डैश लिखा है, मतलब ये वाला, तो आगे तक कितना भी बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल आगे कोई नंबर आएगा, वो इन्होंने नंबर लिख के रखा है, जैसे कि 30 और 60, ठीक है। आप इसको आगे तक बढ़ा देना। बढ़ाओगे कैसे, जैसे कि इसमें आप 3 जोड़ोगे तो आगे का नंबर आएगा, जो आगे का नंबर आएगा उसमें 3 जोड़ोगे तो आगे का नंबर जोड़ना। इसमें 35 में, जैसे 35 में 5 जोड़ोगे तो आगे का नंबर आ जाएगा, और 35 के बाद कितना आएगा, 40 में और 5 जोड़ोगे तो आगे का नंबर, उसके बाद ऐसे जोड़ते जाना। ऐसे जब जोड़ते जाओगे तो आगे आप कर पाओगे कि जो 30 और 60 आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप इसका भी सार्व गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि 75, 60, 210। तो यहाँ पर इसके जो सार्व गुणनखंड है, जैसे कि सार्व गुणनखंड 1, यहाँ पर 3 तो नहीं आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सार्व गुणनखंड की बात करें तो कॉमन चीज जो कि इन तीनों गुणनखंड में आनी चाहिए, जैसे कि 75 के, 60 के और 210 के। तो यहाँ पर 1, 3, 5 और जो 15 है, तीनों गुणनखंडों के अंदर आ रही है। तो ये क्या है, हमारे सार्व गुणनखंड है। अब हम बात करें 3, 4, 9 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें से आप देख पाएंगे, वैसे भी 3, 4 और 9 के सार्व गुणनखंड कितना है, 36, 72 और 108। तो इन्होंने क्या किया है, गुणज किया है। तो इन्होंने गुणज करके निकालना है, सार्व गुणज की बात की है। और यहाँ पर याद रखना कि इन्होंने सार्व गुणनखंड की बात की है। सार्व गुणनखंड करके इनमें कॉमन निकालना है, और यहाँ पर सार्व गुणज करके इनमें कॉमन निकालना है। तो गुणज की बात करें तो गुणज तो आगे तक बढ़ेगा और गुणनखंड अनलिमिटेड ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 36 और 72 आ जाएगा हमारा 3, 4 और 9 का सार्व गुणज। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, अभाज्य गुणनखंड एक ऐसी संख्या होती है जिसमें सिर्फ एक का भाग जाता हो या फिर वो सेम का भाग जाता हो, वही होती है अभाज्य संख्या। तो हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर यदि किसी संख्या को उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए तो हम कहते हैं कि हमने उस संख्या को गुणनखंडित यानी कि फैक्टोरिएट कर दिया है, अर्थात उसके गुणनखंड कर दिए हैं। इस प्रकार जब हम 24 = 3 गुणे 8 लिखते हैं तो हम कहते हैं कि हमने 24 के गुणनखंड कर दिए हैं। यह 24 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। इसके अन्य गुणनखंड निम्न है। जैसे कि जो अन्य गुणनखंड, ये वाले आप गुणनखंड देख रहे हो, इसको वापस से गुणा करोगे तो वापस से 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाले और ये वाले और ये नंबर्स आप देख रहे हो। तो जो ये नंबर्स है, जैसे कि 2 सिर्फ 2 में 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, 3 में 3 का भाग जाता है और 1 का जाता है। तो ये क्या है, इन जो नंबर, ये वाले जो नंबर्स आ रहे हैं, इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और जो ये चीजें हम इसे हम ओनली फॉर गुणनखंड कह सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो 36 के जो गुणनखंड आपको दिखाए गए हैं,
तो यहाँ से 2 गुने 18 करोगे तो 36 आ जाएगा, 3 गुने 12 करोगे 36 आ जाएगा, 4 गुने 9 करोगे 36 आ जाएगा, 6 गुने 6 करोगे 36 आ जाएगा। तब वापस इसमें हम वापस से फैक्टर करते हैं, तो इसका जो 2 गुने 9, तो इसका फैक्टर गुना वापस से करोगे तो आपको 36 मिल जाएगा, और इसका और फैक्टर करोगे तो यहाँ पर ये मिलेगा। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड करना। तो इतना ये सब के ऐसे गुणनखंड आ जाएंगे। ये गुणनखंड कैसे किए आप जैसे कि इसके 4 के गुणनखंड कितने होते हैं, मतलब 4 में किस किस का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है 2 बार और वापस से ये, तो इसलिए इन्होंने 2 लिखे हैं ये वाले। इसलिए यहाँ पर भी इतना ही, और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 16 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 8 बार। इसमें भी 4 बार, इसमें भी 2 बार जाएगा। मतलब कि कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या जो संख्या है, अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। क्या बताया, पेन भी नहीं चल रहा है ढंग से। अब हम बात करते हैं 28 की। 28 में 1 बार, उसके बाद 4 बार, उसके बाद 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। फिर सिर्फ 7 का भाग 7 बार, सॉरी 1 बार जाएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2, 2, 7। अब हम तीसरा जो सवाल है उसको देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं किसका भाग जाएगा, 2 का 1 बार जाएगा, और 1 जाएगा 9 बार 18। अब उसके बाद 19 में किसका भाग जाएगा? सिर्फ 19 का भाग जाएगा, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। तो हम लिखना चाहें तो 16 के जो गुणनखंड हैं, 16 के जो गुणनखंड है हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम 18 के जो गुणनखंड 28 के गुणनखंड लिखते हैं 2 गुणे 7। हम अब 38 के गुणनखंड लिखते हैं 2 गुणे 19। तो इस प्रकार से आप इनके गुणनखंड कर पाते आसानी से। तो चलिए यहाँ पर हम आगे की स्लाइड पे और जाके और आगे के सवाल फटाफट से करते हैं। गुणनखंड वृक्ष यानी कि फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री मतलब आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ये वाला जो नंबर है 90 लिखा है ना, तो अब 10 का गुणा 9 से करोगे तो कितना आएगा? 90 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखो 10 का फैक्टर कैसे किया इन्होंने कि 5 का गुणा 2 से करोगे आपके पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इनके ये फैक्टर की फैक्टर ट्री कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। यहाँ पर 3 का आप आगे करना चाहते हो तो 3 इधर भी आ जाएगा और 3 इधर भी आ जाएगा। तो ये क्या है? फैक्टर ट्री। तो यहाँ पर भी आप ये फैक्टर ट्री देख पा रहे होंगे। तो 90 का यहाँ तक इन्होंने आगे तक बढ़ाया है। तो ये जो भी नंबर्स आए लास्ट में इसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। हम आगे देखें तो यहाँ पर है 8, जैसे कि 8 को भी लिख देते हैं। 8 का ट्री बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? तो 8 में हम 4 गुणे 4 नहीं, 4 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा? 8। यहाँ पर क्या गुना आ जाएगा? 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर ये वाला ट्री बन के तैयार होगा। 12 की बात करें तो क्या ट्री बनेगा? 12 की बात करें तो 4 गुणे 3। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2, तो 4 आ जाएगा। तो ये क्या है? 12 का भी ट्री बन के तैयार हो गया।
अब हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 980 के अभाज्य गुणनखंड कुछ ये हैं। यहाँ पर यहाँ लाइन आई थी, इन्होंने इधर लिख दी है। ठीक है, 2 का आप पहाड़ा बोलोगे कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर 490 बार जाएगा। और जब 2 का पहाड़ा इसमें यानी कि 2 का भाग इसमें लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 245 बार जाएगा। और 5 का भाग इसमें लगाओगे तो ये जाएगा 49 बार। और 7 का भाग 49 में लगाओगे कितनी बार जाएगा, 7 बार। और 7 का भाग 7 में लगाओगे तो 1 बार जाएगा। तो 980 के जो गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 है। ठीक है, तो ये वाला सवाल कुछ इस प्रकार से करना था आपको। अब बात करते हैं एलसीएम की, एचसीएफ और एलसीएम की। तो यहाँ पर एचसीएफ लिखा हुआ है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, मैं सीधा बता देता हूँ यहाँ पर कि होगा क्या। यहाँ पर जैसे कि ये वाला 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वभौम गुणनखंडों से में सबसे बड़ा सार्वभौम गुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो कैसे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो 12 और 16 के सार्वभौम गुणनखंड क्या है। तो 12 और 16 के सार्वभौम गुणनखंड यहाँ पर 1, 2 और 4 है सार्वभौम गुणनखंड। ठीक है, सार्वभौम गुणनखंड की बात कर रहा है, ना कि गुणनखंड की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर 4 है सार्वभौम गुणनखंड। तो 4 क्या होगा यहाँ पर, 4 यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर हम एचसीएफ, ये अलग विधि है और एक विधि और है, वो भी शायद आगे होगी तो मैं बता दूंगा, नहीं तो आप 10 क्लास में जरूर पढ़ेंगे उस मेथड को। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हमने ये समझ लिया। और उसके बाद जो ये नंबर दे रखे हैं इनको हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, अब हम जो सवाल करने वाले हैं प्रयास, यानी कि इस बुक के अंदर जो प्रयास के सवाल दे रखे हैं उनको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या याद करना है, एचसीएफ यानी कि हम कह सकते हैं मास याद करना है। तो इसको हम याद कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो पहला सवाल हमें दे रखा है उसको हमें करना है। तो यहाँ पर देखो, पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें हमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 12। उसके बाद और 2 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद और भाग लगाओगे तो यहाँ पर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और उसके बाद सिर्फ 3 का भाग लगेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब इस संख्या को आप क्या लिख पाते हो, इस संख्या को आप लिख सकते हो कि 24 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से आप लिख पाओगे। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर कि अब किसका और निकालना है, 36 का और निकालना है। तो यहाँ पर इसके भी हमें क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। इसको ऐसे लिखोगे और यहाँ पर गुणनखंड कर दोगे। तो यहाँ पर किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो 18 बार जाएगा। यानी कि 2 का पहाड़ा आपको बोलना है 3 आने से 3 से कम, यानी कि हम एक बार बोलते हैं तो 2 आता है, तो एक बार बोले जो यहाँ पर लिखें और एक इसके साथ हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा अब बोलना है कि हमारे पास कितने आने चाहिए, 16 आने चाहिए। तो 16 आएंगे, तो 16 कब आएंगे, 8 बार। तो 8 हमने ये यहाँ पर लिख दिया। अब भी हमें 2 का भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा, 9 बार। उसके बाद इसमें कितने का जाएगा, 3 का जाएगा, तो 3 बार जाएगा। और उसके बाद 3 का जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसका जो है 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 बराबर हम 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या देखना है, HCF याद करने के लिए हम क्या करते हैं। तो HCF याद करने के लिए हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं, परंतु हम देखो यहाँ पर हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर ये जो संख्या दिख रही है आपको, इसका एक पेयर बन रहा है, यानी कि हम इसकी घात कितनी लिख सकते हैं, 3, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से, और यहाँ पर 3 अकेला है, और यहाँ पर क्या है 3, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और 3 की घात 2 लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें नियम में क्या कहा गया है। तो एक बार आपको मैं बता देता हूँ कि हमने अभी से पढ़ा, यहाँ पर देखो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्या के सार्वगुणनखंड, हमें क्या देखना है, सार्वगुणनखंड। क्या 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्या के सार्वगुणनखंड में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या लिखना है, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी कि जो बड़ा सार्वगुणनखंड होना चाहिए। मतलब सार्वगुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो गुणनखंड कर रहे हैं तो दोनों में वो संख्या आनी चाहिए। तो हमें सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड लेना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, और शॉर्टकट में हम कहते हैं HCF कहते हैं। चलिए वापस वहीं चलते हैं हम। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3, जो कि यहाँ पर भी है। तो आपको ये ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर शॉर्ट में S, C, F। तो ये क्या है, हमारा HCF हमने ज्ञात कर दिया। अब इसी प्रकार से हम 3 वाला और करके देखेंगे। तो 3 वाला भी हम करके देखते हैं। और यहाँ पर ये तीसरा है जो आपके होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं इसे फिलहाल रब करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि दूसरा सवाल, तीसरा आप कर लेना। हम दूसरा सवाल देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरा आपको करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप 15 के क्या करोगे, फैक्टर करोगे, यानी कि गुणनखंड करोगे। 15 को यहाँ पर लिखोगे, और उसके बाद 15 में किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। तो कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। तो 5 लिख देना है यहाँ पे। और उसके बाद वापस से इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का, तो 1 लिख देना है। उसके बाद वापस 25 के हमें गुणनखंड करने हैं। 25 के गुणनखंड कर देते हैं, 25 यहाँ लिखोगे, और इस 25 में किसका भाग जाएगा, 5 का। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया है कि किसका भाग कहाँ जाएगा, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, इस वीडियो के अंदर ही। तो आप इस वीडियो को वापस देख सकते हो और समझ सकते हो। तो यहाँ पर 5 बार जाएगा। उसके बाद 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 30 में, इसमें हमें 2 का भाग लगाना है। 2 का पढ़ा कितनी बार बोले कि 30 आ जाए, तो 15 बार। तो यहाँ पर अब 2 का भाग तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हमें किसका भाग लगाना है, 3 का भाग लगाना है। तो कितनी बार जाएगा, तो 3 का पाड़ा बोलो 5 बार। तो यहाँ आ जाएगा, और 5 में 5 का ही भाग जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर जब हम इसके गुणनखंड देखें तो हम देख पाते हैं कि 15 बराबर हम लिख पाते हैं 3 गुणे 5, और उसके बाद 25 का हम लिख पाते हैं 5 गुणे 5, और उसके बाद हम 30 का लिख पाते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, सॉरी 5 लिख पाएंगे। तो आप देखो इसमें से
हमें सार्वगुणनखंड निकालना है। सार्वगुणनखंड सबसे बड़ा निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये वाला, तो हम इसे क्या कहेंगे, एस सी एफ। इसके बराबर हम लिख देंगे कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। तो देखो यहाँ पर हमने 2 सवाल कर दिए हैं, और जो दूर रहे हैं वो आप होमवर्क की कॉपी में जरूर कर देंगे, और उसके बाद उसे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें, मैं उसको चेक करूँगा। और आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये सवाल वापस से कराओ, मैं करा दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर सवाल किया हुआ है, इसको हमें सिर्फ समझना है क्या कहता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि संख्याओं, यानी कि जो संख्या दे रखी है, क्या क्या दे रखी है, 20, 28 और 36 दे रखी है, का मस इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड से भी याद करते हैं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा इस प्रकार किया जाता है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करके किस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम हम निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 20 का जो अभाज्य गुणनखंड किया है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या से हम भाग लगाते हैं जिसमें सिर्फ उस सेम का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर ये भाग लगाया, तो ये वाले जो क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ये वाले आपको दिख रहे हैं। तो अब इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 20 = 2 × 2 × 5। ठीक है, उसके बाद वापस 28 के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 4। उसके बाद 36 के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × फिर 3 × 3। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, वास्तव में क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि कॉमन, यानी कि सब में आ रहा हो। तो यहाँ पर जो 2 दिख रहा है सब में आ रहा है, ये दो सब में आ रहा है। अब उसके बाद आपको और क्या करना है, यहाँ पर भी 2 सब में आ रहा है। तो अब इसकी जो घात करोगे तो घात कितनी आएगी, हम बात करें तो इसकी घात आ जाएगी 2 की घात 2 × 5, और इधर कितनी आ जाएगी, 2 की घात 2 × 5, सॉरी 7 है। और उसके बाद यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2 की घात 2 × 3 की घात 2। तो अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, मतलब सभी में क्या आ रहा है, 2 की घात 2 आ रहा है। तो हमें सबसे हाईएस्ट घात ले लेनी है, तो मतलब सब में एक जैसा ही है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, 2 की घात 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की घात 2 ले लिया, मतलब 2 × 2 करेंगे कितना आएगा, 4। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया, यानी कि म से कितना आ गया, 4। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। आपको यहाँ पर देखना यह है कि सभी में आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड, यानी कि जितना भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे उस अभाज्य गुणनखंड के अंदर वो एक संख्या आनी चाहिए जो सभी के अंदर आ रही है। जैसे कि यहाँ पर 2 2 आ रहे हैं। और उसके बाद हमें देखनी है हाईएस्ट पावर, मतलब कि सबसे बड़ी घात देखनी है, और वही होगा हमारा एचसीएफ, यानी कि मस। अब देखते हैं आगे। अब हमें क्या याद करना है, हम यहाँ पर याद करेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये कैसे याद करते हैं इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखो 4 और 6 के सार्वगुणज क्या है। तो हम सार्वगुणज का मतलब सिंपल सा तरीका है कि वो पहाड़ा होता है जो आगे और बढ़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो सार्वगुणज लिखे हैं 12 और 24, 36 है, और डैश मतलब डैश किया हुआ, डैश किया मतलब इसका मतलब यह होता है कि आगे तक और संख्या रहेगी। इनमें सबसे छोटा गुणज कौन सा है, मतलब गुणज कौन सा है। जैसे कि ये दिख रहा है 12 और 24, 36 में सबसे छोटा गुणज कौन सा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या 12 है। हम कहते हैं कि यहाँ पर 4 और 6 का सबसे छोटा गुणज, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक 12 है। यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों का गुणज, यानी कि हमें यह देखना है कि वापस दोनों का गुणज होना चाहिए, यानी कि
6 के पढ़े में वो संख्या आनी चाहिए और 4 के पढ़े में वही संख्या आनी चाहिए, यानी कि इसके पढ़े में वो संख्या आनी चाहिए और इसके पढ़े में वो संख्या आनी चाहिए और सबसे छोटा गुणज होना चाहिए। तब वो क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। हम ये कह सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक है। ठीक है, अब देखो कुछ आप लिखना चाहते हो और अपनी कॉपी के अंदर ये लाइन जरूर लिखें। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं के सार्वगुणजों में सबसे छोटा गुणज होता है। स्पेक्स में उसे हम लस कहते हैं, यानी कि एलसीएम भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप 8 और 12 का लस क्या है, तो 4 और 9 का लस क्या है, 6 और 9 का लस क्या है। तो इनका जो लस हमें याद करना है तो कर लेते हैं। ऑब्वियसली आगे की स्लाइड पे देखते हैं तो कुछ सवाल दे रखे हैं, वो भी हम जल्दी समझ लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला इन्होंने दे रखा है 8 और लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 8 बराबर, अब 8 के पढ़े में क्या होता है, तो 8 के पढ़े में क्या होता है, 1 2 2 16, 1 2 2 16, 3 2 24, 4 2 32 और 5 2 40। ठीक है, अब देखते हैं 12 के अंदर। तो 12 तो आएगा ऐसे, 12 का 12, 12 24, 12 3 36, 12 4 48। तो हमें ज़्यादा लेके नहीं जाना है, हमें ये देखना है कि सबसे छोटा गुणज कौन सा है। तो यहाँ पर देखो 24 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमारा ये 24 ही है, वो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। आगे भी गुणज आता है पर यहाँ पर इतना ही करेंगे हम। अब इसके बाद 4 और 9 और 6 और 9 का आप जरूर करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका भी बता देना। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपने किताब का उदाहरण नंबर 8 है, इसको हमें समझना है। तो यहाँ पर देखो 12 और 18 का लस याद कीजिए। तो जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि 12 और 18 के सार्वगुणज ये होते हैं। ठीक है, इत्यादि इनमें सबसे छोटा 36 है। आइए एक और विधि से इसे निकालते हैं। एक और विधि का मतलब इनका कहना ये है कि जब इनके गुणनखंड करते हैं, जैसे कि ये इनके अभाज्य गुणनखंड लिखे हुए हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3 और उसके बाद 18 के हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट घात लेनी है हमें, वो तो लेनी ही है, और उसके बाद ठीक है कॉमन देखना है और हाईएस्ट घात लेनी है। तो यहाँ पर हाईएस्ट घात, यहाँ पर 2 की घात 2 हो जाएगी और यहाँ पर 2 की घात 1। तो यहाँ पर ये वाला हमें लेना है, उसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगी और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ये वाली घात लेनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 की घात 2 ली तो 2 गुणे 2 लिखा, उसके बाद 3 गुणे 3 लिखा, तो यहाँ पर आ गया 36। तो हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा 36 प्लस होगा, यानी कि एलसीएम होगा। इसी प्रकार से इसको भी हमने ऐसे ही किया हुआ है 24 और 90 का, तो इसका भी एलसीएम गुणनखंड करके याद किया है। गुणनखंड वैसे आप कर सकते हो, यहाँ पर इस प्रकार से गुणनखंड कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ, जो भी थोड़ी देर पहले हमने सवालों के अंदर किया है। तो इस प्रकार से आप गुणनखंड कर लेना, क्योंकि अभी थोड़ा सा इश्यू आ रहा है मेरा, इसलिए मैं आपको करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो पेन है सही से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से करोगे तो आप आराम से निकाल पाओगे। अब इन्होंने क्या है गुणनखंड करके रखे हैं, तो अब देखो हाईएस्ट घात वाले हमें ले लेने। यहाँ पर देखो हाईएस्ट घात इसमें कितनी होगी 3, और इसमें कितनी होगी, तो इसमें 2 की पावर 3 हो जाएगी और इसमें 3 की पावर 2 हो जाएगी। तो ये लिखा है। और उसके बाद हमें ये भी देखना है
कि जो रेज आता है इसमें और इसमें, जैसे कि 5 यहाँ पर आया है वो भी हमें इसके अंदर लिखना है, या फिर यहाँ पर कोई और नंबर आया होता है वो भी नंबर हम इधर लिखते हैं, ये वहाँ पर। ठीक है, तो अब इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को कुछ इस प्रकार से करना था। इस सवाल को भी आप कर सकते हो, सिंपल है, वही तरीका है, तो आप इसको भी उसी तरह समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 की घात 3 हो जाएगी, यहाँ पर तो हाईएस्ट का 4 हमें लिखना है, क्योंकि यहाँ और यहाँ 3 है और यहाँ कितना है, यहाँ 3 यहाँ 4 है, तो हमें ये वाला लेना है। 2 की घात 4 लेनी है, तो यहाँ पर ले ली है। उसके बाद 3 यहाँ पर हाईएस्ट का है, 3 दी। उसके बाद 5 है, तो 5 हमें लिख देना है। तो इसका हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 720। तो ये क्या है हमारे पास, 720 हमारा लस है। ठीक है, इस प्रकार से हम लस याद कर सकते हैं। अब देखते हैं इस सवाल के अंदर इस सवाल को करना कैसे है। खास बात यहाँ पर आती है, जो A B C D ऐसे लिखा है ना, तो आपको यहाँ पर 2 का जब आप भाग दोगे, जब तक 2 का भाग देना है कि इसमें भी जा रहा है तो देते रहो, और जो जिस संख्या में नहीं जा रहा है उसको वैसा का वैसा हमें लिखना है। जैसे कि 2 का भाग 10 में जाएगा तो 10 में भाग लगाएंगे, 25 में नहीं जाएगा और 15 में नहीं जाएगा, तो वो संख्या ऐसी की ऐसी हमने यहाँ पर उतारी है ये। उसके बाद 3 का जाएगा तो वापिस देंगे 3 का, 5 में नहीं जाएगा तो 5 को हमें ऐसा क्या वैसा उतारा है। उसके बाद 25 में भी नहीं जाता, 25 ऐसा कैसा, 5 में जा रहा था, सॉरी 15 में जा रहा था, 5 लिख दिए। अब 5 का लगाना है, 5 में एक बार जाएगा, उसके बाद 25 में 5 बार, उसके बाद 5 में एक बार। तो अब क्या करना है कि 5 का लगाना है, तो इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। जिसमें जा रहा है तो भाग देना है, और उसके बाद दूसरे नंबर लेने, यानी कि दूसरे अभाज्य संख्या लेनी है। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है जो आप पढ़ लेना यहाँ पर इस स्लाइड पे। ए पर क्या किया, बी पे क्या किया, और सी पे क्या किया, डी पे क्या किया, इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या करना है हमें, मस और लस पर कुछ और उदाहरण है, इन उदाहरणों को हमें करना है। तो ये 2 उदाहरण हैं, इनको हम कर लेते हैं। अभी क्या कह रहा है, वास्तव में इतना हमें पढ़ने की जरूरत वैसे भी नहीं है, सिर्फ सीधा समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, 2 टैंकरों में क्रम से देखो 850, क्या लिखा है यहाँ पे, ये 850 लीटर और 780 लीटर मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा मापता है। तो आपको क्या याद करना है, यहाँ पर धारिता याद करनी है। धारिता याद करने के लिए सिंपल है, इन जो नंबर दे रखा है, जैसे कि 850 और 780 दे रखा है, तो इसके आपको सिंपल है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद इसका क्या याद करना है हमें, इसका हमें याद करना है महसा। जब आप इसका म से याद करोगे तो इसकी धारिता आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, इसकी धारिता आ जाएगी 170 धारिता आ जाएगी। जैसे कि मैंने अभाज्य गुणनखंड करना अभी थोड़ी देर पहले बताया था और इसके नियम भी बताए थे, उसी हिसाब से आपको करना है, और ये उदाहरण के अंदर आपके लिखे भी हुए हैं, उसको देख के समझ लेना हो। उसके बाद यहाँ पर ये देखो हाईएस्ट पावर लेनी थी, वो कॉमन जो यहाँ पर ली है और गुना किया है, और हमारी धारिता आ गई। तो यहाँ पर लिखा है वांछित बर्तन की अधिकतम धारिता 170 लीटर है। यहाँ पहले बर्तन को 5 बार में और दूसरे को 4 बार में पूरा मापता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल भी कंप्लीट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट सवाल है, यहाँ पर हमें क्या याद करना है, प्रातः कालीन में शहर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रम से 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चलने की वे उसे पूरे कदमों में तय करें, यानी कि एकदम साथ में चल सकें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ डायग्राम दे रखा है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो हमें इसमें क्या याद करना है, इसमें सिंपल सा है, इसका हमें
गुणनखंड करके और एलसीएम याद कर लेना है। जब आप एलसीएम याद करोगे तो आपके पास न्यूनतम दूरी आ जाएगी। कितनी है न्यूनतम दूरी? 12,280। ठीक है। अब देखो लास्ट जो सवाल है यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको सबसे छोटी संख्या याद करनी है जो 12, 16 और 24 और 36 से भाग देने और प्रत्येक दशा में 7 शेषफल रहता है। तो इसमें भी आप सबके गुणनखंड करके एलसीएम याद कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा। तो कितना आएगा? 44 आएगा। कितना आएगा? 44 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 144 वहाँ 144 वहाँ 144 वहाँ सबसे छोटी संख्या है। इसमें 12, 16 और 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 0 रहेगा। परंतु हमें ऐसा सबसे छोटी संख्या चाहिए जिनमें प्रत्येक दशा में 7 शेष रहे। तो हमें क्या करना है? वांशिक संख्या में 144 में 7 अधिक होगी। तो इस प्रकार वांशिक सबसे छोटी संख्या 144 प्लस 7 तो 151 आ जाएगा। तो इसमें और आगे जोड़ सकते हैं 7 तो आगे की संख्या आ सकती है। तो फाइनली हमने ये चैप्टर पूरा कर दिया। इस चैप्टर 3 जो कि बेसिक था पूरा का पूरा आपके 10वीं क्लास 12वीं क्लास तक ही काम आएगा। तो यहाँ पर हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है। तो इसका कंबाइंड पूरा वीडियो आएगा, मतलब 2-3 घंटे का होगा, जिसके अंदर आपको सिखाया है पूरा गुणनखंड, उसके बाद भाज्य गुणनखंड, भाज्य, विभाजकता और सम विषम संख्या सब कुछ सिखा दिया है। बेसिक इसमें सब कुछ आ गया है। तो आप छोटे छोटे वीडियो देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो और कंबाइंड वीडियो देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। ऐसी ही वीडियो आप तक समय समय पर पहुंच सकती है और आप अपनी लर्निंग को हाई लेवल तक ले जा सकते हो। आगे के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें अभी और चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद।